औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर से हम बीएस क्लासेस का स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमने कोर्स कवर करना है वो है जी डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। उसका लेक्चर नंबर 1 है। आज हमने वायरसेस के हवाले से पढ़ना है और वायरसेस में जो स्पेशल हमारा टॉपिक होगा वो है जी टोबैको मोज़ेक वायरस। सबसे पहले हम वायरस को डिफ़ाइन कर लेते हैं। वायरसेस एक्चुअल में नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उनका वायरल जीनोम और दूसरा प्रोटीन कोड जिसको हम कैप्सिड भी कहते हैं। वायरल जीनोम जो है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, और जो प्रोटीन कोड है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं वो एक्चुअल में बना होता है प्रोटीन सब यूनिट्स के, और उन प्रोटीन सब यूनिट्स को हम कैप्सोमियर्स का नाम भी देते हैं। वायरसेस को हम एक टाइटल देते हैं जिसे हम कहते हैं कि ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, मतलब कि ऐसे पैरासाइट्स जिनको रेप्लिकेट करने के लिए लिविंग सेल्स की ज़रूरत होगी। मतलब अगर लिविंग सेल्स इनको मुयस्सर नहीं हैं तो ये डिवाइड या रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। इसकी मेन रीज़न ये है कि वायरसेस के पास अपनी कोई भी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, मतलब इनके पास राइबोसोम्स वगैरह एंजाइम्स वगैरह नहीं होते, जिसकी वजह से ये खुद ब खुद रेप्लिकेट नहीं कर पाते, और इनको रेप्लिकेट करने के लिए किसी न किसी सेल के अंदर एंटर होना पड़ता है। डेट्स वाई इनको हम ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का नाम देते हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो वायरसेस की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, लेकिन हम इसमें जो है वो सिंपल क्लासिफिकेशन को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम वायरा जो है वो हम पढ़ते हैं, और उसमें दो सब फाइलम हमने बनाए हुए हैं। एक है जी सब फाइलम डी ऑक्सी हेलिका और एक है सब फाइलम राइबोवायरा। पहले हम सब फाइलम डी ऑक्सी हेलिका को देख लेते हैं। इसके अंदर वो वाले वायरसेस होंगे जिनके अंदर डीएनए कोर होता है या डीएनए जीनोम मौजूद होता है। 3 क्लासेस बनाई गई हैं इसकी, क्लास डी ऑक्सी हेलिका, क्लास डी ऑक्सी क्यूबिका एंड क्लास डी ऑक्सी बाइनेला। अगर हम डी ऑक्सी हेलिका की बात करें तो इसमें एक्चुअल में हेलिकल सिमेट्री वाले वायरसेस आएंगे। डी ऑक्सी क्यूबिका को देखें तो इसमें जो है वो क्यूबिकल सिमेट्री वाले होंगे, और डी ऑक्सी बाइनेला को देखें तो इसमें बाइनल वायरसेस मतलब इरेगुलर शेप के वायरसेस आते हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट फॉर्म के, कि थोड़े से हेलिकल होते हैं थोड़े से क्यूबिकल होते हैं, लेकिन प्रॉपर हेलिकल और प्रॉपर क्यूबिकल नहीं होंगे। अगर हम डी ऑक्सी हेलिका की बात करते हैं तो उसके अंदर सिंगल ऑर्डर है जिसको हम काइटोवैरल्स कहते हैं, और ये एनवेलप्ड होते हैं। डी ऑक्सी क्यूबिका की बात करते हैं तो इसमें दो ऑर्डर्स हम पढ़ेंगे, हैप्लोवायरलस एंड पेप्लोवायरलस। जो हैप्लोवायरलस हैं वो विदाउट एनवेलप होते हैं या नॉन एनवेलप्ड भी कह सकते हैं, इसको नेकेड भी कह सकते हैं। पेप्लोवायरलस जो है वो एनवेलप्ड होते हैं। और जो थर्ड वन है डी ऑक्सी बाइनेला, इसके अंदर सिंगल ऑर्डर है जिसे हम यूरोवायरलस कहते हैं, और ये भी नॉन एनवेलप्ड होते हैं। अब हम बात करने लगे हैं सब फाइलम राइबोवायरा की, मतलब कि ऐसे वायरसेस जिनके अंदर जो जीनोम है वो आरएनए वाला होता है। इनको हम दो क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, क्लास राइबो हेलिका एंड क्लास राइबो क्यूबिका। अगेन हेलिका मतलब हेलिक्स सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री, और राइबो क्यूबिका मतलब क्यूबिकल सिमेट्री। दोनों क्लासेस जो हैं वो दो दो ऑर्डर्स के ऊपर आप डिवाइड कर सकते हैं। जो क्लास राइबो हेलिका है उसमें रेप्डोवायरलस जो कि नॉन इन्वेलप्ड है, और सैगर वायरलस जो कि इन्वेलप्ड है। क्लास राइबोक्यूबिका के अंदर भी दो ऑर्डर्स हैं, जिम्नोवायरलस एंड टोगोवायरलस। जो जिम्नोवायरलस है वो नॉन एनवेलप्ड विदाउट एनवेलप हैं, और टोगोवायरस जो है वो एनवेलप्ड होते हैं। इसके बाद एक और कैटेगरी हम पढ़ते हैं रेट्रोवायरसेस की। रेट्रोवायरसेस एक्चुअल के अंदर हम इनको ट्यूमर वायरसेस भी कह सकते हैं, ऑनको वायरसेस भी कह सकते हैं, मतलब ऐसे वायरसेस जो ट्यूमर या कैंसर काज करेंगे। रेट्रोवायरसेस की ख़ास बात यह है कि इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है, जो कि बाद में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है एक एंजाइम की मदद से, और उस एंजाइम को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ये डीएनए बन जाता है, मतलब कि वायरल आरएनए से वो वायरल डीएनए बन जाता है, तो वो जो डीएनए है
वो जाकर अटैच हो जाता है होस्ट के जीनोम के साथ और प्रो वायरस बन जाता है। फिर वो जो प्रो वायरस है वो मज़ीद नेक्स्ट सेल्स के अंदर डिवाइड हो सकता है, पास ऑन हो सकता है। और जैसे जैसे वो नेक्स्ट नए बनने वाले सेल्स के अंदर भी वो प्रो वायरस फैलता जाता है, तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल सेल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं किसके अंदर, कैंसरस सेल्स के अंदर। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो ये 100 नैनोमीटर डायमीटर होता है। ठीक है। इसकी एक और ख़ास बात है कि जैसे ही ये किसी सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है और जब उस सेल से निकलने लगता है तो अपने बाहर की जो एनवेलप होती है वो एक्चुअल में ये अपने होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से लेकर निकलता है। मिसाल के तौर पर आप इस तरीके से ऑब्ज़र्व करें कि एक सेल है, उसके अंदर ये जो रेट्रोवायरसेस हैं ये डिवाइड कर रहे हैं और अभी इनके बाहर कोई एनवेलप मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही ये एक सेल को इन्फेक्ट करके बाहर निकलेंगे तो ये सेल की इन्वेलप को अपने गिर्द घेर लेते हैं, अपने गिर्द जो है वो लपेट लेते हैं और इस तरीके से इन्वेलप बन जाता है। इसमें बेसिक एग्जांपल जो है वो HIV की है। ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स काज करता है ह्यूमन के अंदर। लेकिन जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है जी टोबैको मोज़ेक वायरस, जो हमारी जो कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर ये मेजर टॉपिक ये है। जो दो टोबैको मोज़ेक वायरस है ये एक्चुअल में RNA वायरस है। ठीक है। और ये टोबैको प्लांट को जो है वो इन्फेक्ट करता है और टोबैको मोज़ेक डिजीज़ काज करता है। इसके अलावा ये फैमिली सोलेनेसी, जिसके अंदर टोमेटो आ जाता है, पोटैटो है, लेट्यूस वगैरह, ठीक है, बंद गोभी जिसको हम कह सकते हैं, ये उनको भी अफेक्ट करता है। और इसके हवाले से बच्चे याद आपने रखना है कि फ़र्स्ट एवर वायरस जो डिस्कवर हुआ था वो एक्चुअल में यही टोबैको मोज़ेक वायरस था। 1892 में एवानोस्की ने इसको डिस्कवर किया था। ये पहला वायरस था जो डिस्कवर हुआ था। अगर हम टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ की सिम्टम्स देखें तो उसमें क्या होगा? पहला पॉइंट है कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो स्टन हो जाती है, मतलब रुक जाती है। उसके अलावा आप पत्तों के ऊपर लाइट और डार्क ग्रीन कलर के धब्बे जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब वो जो धब्बे होते हैं वो कोई रेगुलर पैटर्न के अंदर नहीं होते, बल्कि मोज़ेक मैनर में होते हैं, मोज़ेक पैटर्न के अंदर, इर्रेगुलर पैटर्न के अंदर होते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें तो लीव्स की मालफॉर्मेशन हो जाती है, मतलब कि लीव्स जो है वो क्रिपल्ड हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि मुड़े हुए होते हैं, ठीक तरह से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हम हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले एडोल्फ मेयर जो था 1883 के अंदर सबसे पहले इन्होंने टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ को फाउंड किया। ठीक है। और इसको डिस्क्राइब किया कि ये बिल्कुल ऐसे ही फैलती है जैसे बैक्टीरिया की कोई बीमारी फैलती है। एवानोस्की ने 1892 में जो है वो सबसे पहले बताया कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो डिज़ीज़ है वो एक्चुअल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि ये वायरल इन्फेक्शन है। हुआ कुछ इस तरीके से था कि जैसे ही इन्होंने वो जो टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ वाले पत्ते थे उसको निचोड़ा, ठीक है, उसका पेस्ट बनाया और उसका जो सैप बना उसको इन्होंने एक फ़िल्टर में से गुजारा। उस फ़िल्टर को हम कहते हैं चैम्बरलैंड फ़िल्टर पेपर या पोर्सिलीन फ़िल्टर भी कहते हैं। इस फ़िल्टर पेपर की ख़ास बात यह है कि इसमें से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते। तो जैसे ही वो इन्फेक्टेड सैप इसमें से गुजारा तो इनको ये था कि बैक्टीरिया जो है वो अब फ़िल्टर हो गया। अब मतलब कि जो वाटर जो नीचे आ गया है अब उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं है, मतलब उससे डिज़ीज़ काज़ नहीं होगी। तो जब वो वाटर जो है वो उन्होंने नए प्लांट के ऊपर, हेल्दी प्लांट के ऊपर स्प्रिंकल किया, छिड़का, तो उसको डिज़ीज़ होगी। तो यहाँ से अंदाज़ा इन्होंने लगाया कि ये बैक्टीरिया तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बैक्टीरिया होता तो वो फ़िल्टर पेपर में से पास ही नहीं कर पाता। इसका मतलब है कोई और चीज़ है जो बैक्टीरिया से भी छोटी और डिज़ीज़ काज़ करती है। स्टैनले ने 1935 के अंदर टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज्ड किया, मतलब कि बहुत से टोबैको मोज़ेक वायरसेस को इकट्ठा करके क्रिस्टल की शक्ल के अंदर जो है वो दिखाया गया और इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। उसके बाद जो सबसे बेहतरीन काम किया था वो रोज़ालिंड फ्रैंकलिन ने किया था 1958 के अंदर। इन्होंने जिस तरीके से DNA का मॉडल तैयार किया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक को यूज़ करके, बिल्कुल उसी सेम टेक्निक को यूज़ किया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को, और एक मॉडल तैयार किया, एक डिज़ाइन तैयार किया टोबैको मोज़ेक वायरस का। और टोबैको मोज़ेक वायरस का जब मॉडल तैयार किया तो वो एक रॉड शेप था। उसके बाद इन्होंने स्पेक्युलेट किया, मतलब कि इनको शक पड़ा, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि ये जो रॉड शेप वायरस हमें दिख रहा है, ये जो मॉडल तैयार किया गया है, ये एक्चुअल में अंदर से सॉलिड नहीं होगा, बल्कि हॉलो होगा।
और हॉलो भी इस तरीके से कि उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद होना चाहिए। और ये सारी फर्जी बातें थी उस वक्त। लेकिन बाद में देखा गया कि वाकई ही ऐसे ही निकला कि वो जो हॉलो स्ट्रक्चर था, वो जो रॉड शेप स्ट्रक्चर था, वो एक्चुअल में हॉलो नहीं था, हॉलो था। और उसके अंदर जो है वो आरएनए, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो मौजूद था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस की, ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक लाइंस हैं, इनको हमने समझना है। सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस का जो दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं वो टोबैमो वायरस भी है। रॉड शेप वायरस है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 300 नैनोमीटर होती है और इसका जो डायमीटर है वो 18 नैनोमीटर है। इसकी अगर हम कैप्सोमियर्स की बात करते हैं तो वो 2130 कैप्सोमियर्स हैं। ये हम कह सकते हैं कि आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट्स हैं। एक और बात याद रखिएगा कि इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद होता है, जो कि एक तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, थोड़ा सा कॉइल्ड होता है वो। और कॉइल्ड किस जगह के ऊपर होता है, वो जो सेंटर के अंदर थोड़ी सी कैविटी है, कितनी कैविटी है, 4 नैनोमीटर डायमीटर की जो कैविटी है, उसके अंदर वो आरएनए जो है वो फिट हुआ होता है। अगर हम हर प्रोटीन सब यूनिट को देखें, मतलब कि 2130 प्रोटीन्स मौजूद हैं, अगर एक प्रोटीन को देखें तो उसके अंदर 158 अमाइनो एसिड्स हमें मिलते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस का पूरा स्ट्रक्चर हम देखें तो उसके अंदर 4 अल्फ़ा हेलिसेस हैं और एक अल्फ़ा हेलिक्स के अंदर 32.5 टर्न्स होते हैं तकरीबन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें टोटल टर्न्स निकालने पड़ेंगे तो हमें 32.5 टर्न्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ, और पूरा जो रॉड शेप है उसके अंदर टोटल जो टर्न्स हैं उसकी तादाद आ जाएगी। और अगर हम एक टर्न को देखें तो उसके अंदर 16.33 प्रोटीन सब यूनिट्स तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो मौजूद होते हैं। आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये पहले भी हम बता चुके हैं। लेकिन उस आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, वो होते हैं 6400 न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स भी हम कह सकते हैं। अगर हम दोनों की रेशो निकालें कि जी बेस पेयर हमारे पास 6400 हैं और जो प्रोटीन सब यूनिट्स हैं, मतलब जो प्रोटीन्स हैं वो 2130 हैं, तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो 3 बेस पेयर्स हैं उनके गिर्द एक प्रोटीन जो है वो मौजूद है। या इससे दूसरी तरह भी हम बात कर सकते हैं कि एक प्रोटीन ने 3 बेस पेयर्स या न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो कवर किया हुआ है, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस कर लिया। स्ट्रक्चर के बाद ये इसकी डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम हमने ड्रा करनी है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक रॉड शेप कैप्सिड है और उस कैप्सिड में से जो सेंट्रल कैनाल होती है बिल्कुल छोटी सी, अंदर 4 नैनोमीटर का जो एरिया है पूरा, उसके अंदर ये जो आरएनए ये कॉइल्ड फॉर्म के अंदर जो है वो पड़ा होता है। रेड कलर में आरएनए दिखाई दे रहे हैं और जो येलो कलर है उसमें वो कैप्सिड ड्रा किया गया जो कि रॉड शेप के अंदर अरेंज्ड है। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि कैप्सिड के अंदर 2130 कैप्सोमियर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। जी, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने लगा है जी, लाइफ साइकिल या रेप्लिकेशन किस तरीके से होती है। तो इसमें मैंने डायग्राम ड्रा की है। ये अब इस तरीके से होता है कि एक अगर हम टोबैको प्लांट सेल को देखें तो ये ब्लू कलर के अंदर मैंने वायरस ड्रा किया है। ये वायरस उस प्लांट सेल को अफेक्ट करेगा जिसकी सेल वाल थोड़ी सी रप्चर होती है, ख़राब होती है, टूटी हुई होती है। तो ये वहाँ पर अटैच होता है और उसके बाद सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही सेल के अंदर दाखिल होता है, आप दूसरी डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि सेल के अंदर दाखिल होते सार ही अपने आप को डिसेंबल कर लेता है, तोड़ लेता है। और जब टूटेगा तो दो ही चीज़ें बनेंगी जिससे ये बना हुआ है। एक तो इसके जो कैप्सोमियर्स हैं वो अलहदा हो जाएंगे और दूसरा इसके अंदर से जो स्ट्रैंड है वो बाहर आ जाता है। अब वो स्ट्रैंड कौन सा है, वो आरएनए का है। यहाँ पर बच्चे आपने एक बात समझ लेनी है कि वायरसेस के अंदर दो तरह से आरएनए स्ट्रैंड्स हो सकते हैं। एक पॉजिटिव सेंस आरएनए हो सकता है या पॉजिटिव स्ट्रैंड हो सकता है, ये एक नेगेटिव स्ट्रैंड हो सकता है। पॉजिटिव स्ट्रैंड की ख़ास बात यह है कि ये डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए के तौर पर एक्ट कर सकता है, ठीक है, जबकि नेगेटिव स्ट्रैंड जो है वो आरएनए के मैसेंजर आरएनए के तौर पर एक्ट नहीं कर सकती। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो मैसेंजर आरएनए है, जो पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड भी हम इसको कह सकते हैं, ये दो चीज़ें बनाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके गिर्द राइबोसोम्स वगैरह आ गए, तो ये दो चीज़ें बनाएगा। क्या क्या, ये प्रोटीन बनाएगा और साथ में एंजाइम्स बनाता है। जो प्रोटीन्स होती हैं उनको हम कैप्सोमियर प्रोटीन्स भी कहते हैं, मतलब कि जो बाद में इसके रॉड शेप स्ट्रक्चर बन जाने हैं इससे, ठीक है, वो कैप्सोमियर प्रोटीन्स आप देख सकते हैं। और ये एक तरह का एंजाइम भी बनाता है।
उसे हम कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मतलब ये वो एंजाइम है जिसने पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड को यूज़ करके नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड बनाना है। अब ये नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड क्यों ज़रूरी है? ये इस वजह से ज़रूरी है कि पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड अपने जैसे रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो जब नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड बनता है तो उससे पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड्स आगे बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटीन कोट्स हैं और ये जो पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड्स हैं, इनकी पैकिंग होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर हमने पैकिंग शो की है। और जैसे ये पैकिंग हो गया, इसका मतलब है कि नए वायरसेस तैयार हो गए और वो अब जाकर नए सेल्स को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। इसी डायग्राम को हमने जो है वो इधर वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि टोबैको मोज़ेक वायरस जैसे ही डैमेज सेल वॉल वाले प्लांट के अंदर जाएगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर अपने आप को डिसेंबल कर लेते हैं। जैसे ही डिसेंबल करेगा तो उसके अंदर कैप्सोमियर्स, जो उसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखर जाएंगे। और साइटोप्लाज्म के अंदर जब आरएनए बिखर जाएगा तो वो पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड होगा आरएनए का। और उस पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड से दो चीज़ें बन रही होंगी, मतलब कि प्रोटीन्स वगैरह और एंजाइम्स वगैरह बन रहे होंगे। और प्रोटीन कौन सी है? एक P30 प्रोटीन है जिसका फंक्शन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और बाकी जो प्रोटीन्स जो कैप्सिड के अंदर प्रोटीन कोड के अंदर यूज़ होनी होती है वो प्रोटीन्स होती हैं। एंजाइम कौन सा है? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। मतलब ये वो एंजाइम है जिसने पॉजिटिव स्ट्रैंड को कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर? नेगेटिव स्ट्रैंड के अंदर। और नेगेटिव स्ट्रैंड में कन्वर्ट इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि इससे मज़ीद पॉजिटिव स्ट्रैंड बनाने हैं। और ये इस वजह से किया जाता है क्योंकि जो पॉजिटिव स्ट्रैंड है वो ख़ुद अपने जैसे रेप्लिकेट नहीं कर पाता, तो इस वजह से पहले उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं और फिर नेगेटिव से हम या वायरसेस जो हैं वो पॉजिटिव स्ट्रैंड्स बहुत से बना लेते हैं। अब जब सारी चीज़ें बन गई हैं, कैप्सिड भी बन गया, आरएनए भी बन गया, तो उसके बाद उनकी पैकिंग हो जाती है और पैकिंग करने के बाद नए वायरसेस तैयार हो जाते हैं जो आगे जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। अब जब ये वायरसेस तैयार हो गए हैं तो ये फैलेंगे किस तरीके से? मतलब कि ये नेक्स्ट इन्फेक्शन कैसे फैलता है? तो दो तरीक़ेकार हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, एक होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है कि एक सेल के अंदर जब वायरसेस, बहुत से वायरसेस बन जाते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक तरह की प्रोटीन भी बनती है, उसे हम कहते हैं P30 प्रोटीन। ये जो P30 प्रोटीन है, ये क्या करते हैं कि जब दो सेल्स के दरमियान का जो रास्ता होता है, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ये इसको वाइड कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, मतलब कि चौड़ा कर देते हैं। जब वाइड कर देंगे तो ये जो P30 प्रोटीन्स हैं, ये उन प्लाज्मोडेस्माटा को वाइड कर देंगे तो वायरसेस जो हैं वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर चले जाते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में याद रखिएगा कि जो इन्फेक्शन होता है वो एक ही प्लांट के अंदर मूव कर रहा होता है। मतलब लेट्स से कि एक एक लीफ जो है वो उस प्लांट का इफेक्टेड है, तो उसी प्लांट के दूसरे लीफ के अंदर जब इन्फेक्शन जाएगा तो इसको हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहते हैं। जबकि वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर जब वायरस ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मदर प्लांट से जब नया पौधा बनता है आगे, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी बन सकता है। मतलब कि एक जो पौधा है वो इन्फेक्टेड है, आपने उसकी ब्रांच उतारी है और आप जो है वो नया पौधा लगाने लगे हैं, तो उस ब्रांच के अंदर वायरसेस थे, तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन है। या अगर उस पौधे को जिसमें वायरसेस इन्फेक्ट किए हुए हैं उसके सीड के अंदर वायरस आ जाता है और जब आप सीड लगाएंगे तो उससे जो नया प्लांट बनेगा उसके अंदर भी वायरस होगा, तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन के अंदर कहलाएगा। लास्ट के ऊपर अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो सिंपल सी बात बताई गई है कि एनुअल जो है वो 2% टोबैको की जो प्रोडक्शन है उसको नुकसान पहुंचाता है ये वायरस। और इसके अलावा दूसरे भी जो मेंबर्स हैं फैमिली सोलानेसी के, मतलब जिसमें टोमेटो है, पोटैटो है और पेपर मतलब काली मिर्च वगैरह होती है, इनके पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है ये वायरस। और इसके अलावा क्यूकम्बर, जिसको हम खीरा कह सकते हैं, और दूसरे ऑर्नामेंटल फ्लावर्स जिन जो सजावट के अंदर फूल वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उनके पौधों को भी नुकसान पहुंचाने में काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने वायरसेस की डेफिनेशन पढ़ी, इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर पढ़ा, टोबैको मोज़ेक वायरस का हिस्ट्री पढ़ी, इसकी रेप्लिकेशन और ट्रांसमिशन को हमने डिस्कस किया।